गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। अभी सेल का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, ह्यूमन सेल। थोड़ा लेंदी चैप्टर है और सेल फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझने से बहुत सारे जो प्री रिक्वायरमेंट और इनिशियल मटेरियल है वो क्लियर होता है। सेल के जो ऑर्गेनिल्स हैं, उनको साइटोप्लाज्म में जो रहते हैं उनको हम स्टडी कर रहे थे, और आज हम एक और इम्पोर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने स्टडी किया था। नाउ गोल्जी अपरेटस को भी स्टडी करेंगे। गोल्जी अपरेटस और गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दीज आर द अदर नेम ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल्स। ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और फिजिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड होता है, और न्यूक्लियस के नियर ये सेल में, लगभग सभी सेल में न्यूक्लियस के नियर ही, नियरेस्ट स्पेस में ही ये सिचुएटेड होता है। सिक्रेशन से रिलेशन रहता है इसका, और ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड के सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल ये जो है प्ले करता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी में ये नहीं है, इसके अलावा सभी सेल में ये रहता है। और गोल्जी अपरेटस का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन और दूसरे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स को प्रोसेसिंग करना, मतलब एक स्पेसिफिक जो फॉर्मेट है उसमें चेंज करना, देन पैकेजिंग, लेबलिंग। लेबलिंग मीन्स किस टाइप का मटेरियल उस पर्टिकुलर पैकेट में है, एंड डिलीवरी ऑफ दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर पैकेट। मीन्स वी कैन से गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडी plays a important role in the transportation of processing and transportation of protein and lipids to the different part of the cell. It is just like a post office or a shipping department, or you can say a courier delivery agency. ठीक है, ये पूरा कंप्लीट वर्क, जैसे अगर आप रियल लाइफ से इसको कंपेयर करेंगे, दैट इट इज जस्ट लाइक अ courier agency or post office, you can say. The main function of Golgi apparatus are processing of different materials, packaging of these type of materials in the form of secretory granules, secretory vesicles, and lysosome also. Lysosome अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद। और मैंने अभी आपको बताया था कि सिक्रेटरी फंक्शन से रिलेटेड ये ऑर्गेनिल्स होता है गोल्जी अपरेटस। पैकेजिंग, processing, packaging in the form of granules, and labeling after that delivery of this particular material. Sort out, processing के बाद sort out किया जाता है पैकेट। पैकेट मीन्स वही प्रोटीन, मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स जो सेल को रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए। नाउ फाइनली गोल्जी apparatus sort out the processed and packet the material, then label them। किस टाइप का मटेरियल है, लाइक फोस्फोलिपिड, फोस्फेट, ये डिपेंड करता है
what टाइप ऑफ केमिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन में है वो यूज हो रहा है। देन ये इसको आगे फॉरवर्ड करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल फॉर द अदर फंक्शनिंग। और गोल्जी apparatus इस मटेरियल को, जो मैंने आपको बताया डिलीवरी कहाँ तक है, गोल्जी apparatus इस मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन तक ले जाके छोड़ देता है, लीव कर देता है। देन सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी फीचर के अकॉर्डिंग फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो कंपोनेंट बाहर एक सेल से दूसरी सेल के लिए जाता है। तो आप समझे, सेल के अंदर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और फिर उसको डिलीवरी होगी मेम्ब्रेन तक। मेम्ब्रेन के बाद गोल्जी apparatus का वर्क वहां पे फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन गोल्जी apparatus का। बहुत शॉर्ट, टू द पॉइंट एंड सिंप्लीफाइड करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बहुत सारे बुक्स में आप अलग अलग पढ़ेंगे, कम से कम 3 से 4 बुक को सिंप्लीफाइड करके मैंने ये सब नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये रेडी है बहुत सिंपली इन चीजों को बनाने के बाद, ताकि आप बहुत इजीली समझ सकें इसको। नाउ नेक्स्ट, लाइसोसोम्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड मटेरियल है, फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित रहता है, साइटोप्लाज्म में ही एग्जिस्ट होता है। एंड लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी apparatus, जो भी पढ़ा है मैंने अभी आपको बताया था। तो लाइसोसोम गोल्जी apparatus में फॉर्म होता है। आप समझिए किस टाइप से, वो भी आपको बता रहा हूँ। जो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, विच आर प्रोसेस्ड एंड पैकेट, वही पैकेट होना, प्रोसेस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल इन गोल्जी apparatus। वो एंजाइम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, गोल्जी apparatus उनको प्रोसेस, पैकेट करके और लेबल करता है। देन दीज वेसिकल के फॉर्म में, देन दीज वेसिकल्स आर पिंच्ड ऑफ गोल्जी apparatus, और फिर यही लाइसोसोम बनते हैं बाद में। माइक ऑफ करिए रेनू मैम। सॉरी सर। ठीक है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि सिंप्लीफाइड करके समझा रहा हूँ, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छा है। केवल ऐसे नहीं कि इधर उधर से चीजें देखी और सब डिलीवर कर दी। जो जो अटैच्ड हैं, जो एक दूसरे के डिपेंडेंट है, वो चीजें समझनी जरूरी है। जैसे लाइसोसोम में यहाँ पे 3 चीजें डिपेंडेंट है। एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम जो सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्रोसेस, पैकेट एंड लेबलिंग इनटू द स्मॉल वेसिकल्स हुआ है गोल्जी apparatus में, और गोल्जी apparatus ने फिर उसको बाहर पिंच आउट किया इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, थिक कवर मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम की, इवन थिकेस्ट कवर मेम्ब्रेन होती है। जितने भी ऑर्गेनिल्स साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें सबसे थिक कवरिंग जो है वो लाइसोसोम की ही होती है। बाइलेट लिपिड मटेरियल से ये बनी होती है। और लाइसोसोम हैज मैनी स्मॉल ग्रेन्यूल्स which contain हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो स्पेसिफिक फंक्शन लाइसोसोम के लिए परफॉर्म करते हैं, वो सब ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में इसमें रहते हैं। और सेल के अंदर इनटू द सेल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए के फॉर्म में जो होते हैं, बाद में इनको एक तरीके से हाइड्रोलाइज करने के काम ये सब चीजें आती हैं कि कुछ, मतलब
एक तरीके से डिस्ट्रॉयर की तरह लाइसोसोम काम करता है। लेकिन कई बार स्पेसिफिक कंडीशन में जब कोई सेल डेथ की तरफ होती है या सेल की लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, तो ये खुद को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे वो सेल निष्क्रिय हो जाए। इसलिए इसको सुसाइडल बैग या सुसाइडल पाउच के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लाइसोसोम की मैं बात करूं, प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के लाइसोसोम होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम विच इज पिंच आउट फ्रॉम गोल्जी एपेटस, जो भी मैंने आपको बताया, एंड इट इज इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और स्पेसिफिक कंडीशन में ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू एक्टिव होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम ये एक्टिव कंडीशन में रहता है, और प्राइमरी लाइसोसोम के फ्यूज होने के बाद ही ये बनता है, जो फैगोसाइट का जो प्रोसेस है जो लाइसोसोम करता है उसको ये परफॉर्म करता है। और सेल को फिनिश करने के लिए, सेल की एज को कंप्लीट करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए लाइसोसोम का फंक्शन है। इसलिए इसको गार्बेज सिस्टम भी बोला जाता है। अबाउट 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, थ्रू विच लाइसोसोम कंप्लीट और एग्जीक्यूट देयर फंक्शंस। मतलब इनके थ्रू ही लाइसोसोम अपने फंक्शंस को कंप्लीट करता है। मैं इंग्लिश में मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सम हिंदी जिनको बहुत ज़्यादा नहीं आते, बट थोड़ा सा मुझे टाइम दोनों चीज़ों को कवर अप करने में थोड़ा लगता है। टॉपिक को हिंदी में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो मैं इसको मिक्सअप करके ही यूज़ कर रहा हूँ। इवन बोथ तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, जैसे लाइपेज जो लिपिड को हाइड्रोलाइज करता है फैटी एसिड को में कन्वर्ट करके, प्रोटेज या प्रोटीएज जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में हाइड्रोलाइज करता है या ब्रेक डाउन करता है, जैसे भी आप समझे। एमाइलेज पॉलीसेक्राइड को ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को मोनोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स में ये हाइड्रोलाइज या ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस लाइसोसोमल एक्टिविटी के थ्रू ही परफॉर्म होता है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम अपना जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो करते हैं। और माइक्रो जो मोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मोलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको भी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये फिनिश करते हैं। बैक्टीरिया, वायरल, इन सब को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए डाइजेस्टेड एक प्रोसेस के थ्रू ये डिग्रेड करते हैं एंजाइम्स, खासकर प्राइमरी एंजाइम्स। और पीएच वैल्यू जो होती है उसको मोर एसिडिक करके, यानी कि एसिडिटी को, पीएच को इंक्रीज करके पहले एक्टिवेट होता है ये लाइसोसोमल एंजाइम, और उसके बाद बैक्टीरिया और दूसरे जो मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्टेड प्रोसेस के थ्रू, डाइजेस्टेड ही बोलते हैं इनकी फॉर्म में, और फिर उसको वो वहां पे फिनिश करने का, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम भी ये जो डिग्रेडेड वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट हैं इनको बाहर निकालता है, साइटोप्लाज्म में एंटर करके फ्यूज, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके, और वेस्ट मटेरियल को बाहर एलिमिनेट करने का काम करता है एक्सोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं। यानी कि फैगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस तो फैगोसोम्स के थ्रू,
मोस्टली प्राइमरी जो लाइसोसोम है वो कर रहा है, सेकेंडरी लाइसोसोम जो है उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है, जो प्राइमरी लाइसोसोम के एक्टिवेट होने के बाद ही जो है उसका फ्यूजन, और जो 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 क्या बोलते हैं उसको, बनना जो है वो होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सिक्रेटिव प्रोडक्ट्स इन दिस सेल, ये इसका एक फंक्शन हो गया। अगर अलग अलग फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन हो गया डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद दूसरा रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द सेल के थ्रू, जो ये जो जो डिग्रेडेशन एक्टिविटी के बाद बने इनको बाहर निकालना। एंड सम सिक्रेटरी फंक्शंस भी इसके थ्रू जो है वो चलते हैं, रेसोसोम के थ्रू। और पर्टिकुलरली जो इम्यून सेल है उसमें ये सिक्रेटरी जो फंक्शन है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ ग्रेन्यूल्स का सिक्रेशन लाइसोसोमल एक्टिविटी के थ्रू होता है, जैसे साइटोटॉक्सिक या टी लिम्फोसाइट बोलिए आप। एक एनके सेल होती है, नेचुरल किलर सेल, इनसे एक स्पेसिफिक टाइप का ग्रेन्यूल्स, जिसको ग्रेनजाइम्स हम बोलते हैं, और परफोरिन जो है, ये सब सिक्रेट होते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल को और ट्यूमर सेल को भी। परफोरिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नेचुरल किलर सेल भी और एनके सेल जिनको बोलते हैं, और परफोरिन भी, जो इस टाइप से ओवर ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको इनहिबिट करने के लिए काम आता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर भी लाइसोसोम से ही हो रहे हैं। और मैंने बताया था L2 और WE दो ऐसी रेमेडी हैं जो सेलुलर एक्टिविटी पे ही परफॉर्म करती हैं। सेलुलर एक्टिविटी की परमेबिलिटी को मैनेज करना, जो ऑर्गेनिल्स हैं उनकी जो जो उनका नेचर है उसको मैनेज करके रखना, उनके फंक्शनिंग को जो मैनेज करना, ये सब। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी नहीं है तो L2W या अगर आप दे देंगे, D4 D5 D6 जो भी कंडीशन है, तो इसी से आपके पेशेंट को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर लगेगा, क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी को ही मेंटेन करके ये बॉडी को होम्योस्टेसिस में लाने का काम करती है L2W। लेकिन डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू सिम्टम, हाइपो है तो D4, हाइपर है तो D6 या D5। तो मैं बोल रहा था कि लाइसोसोम ये जो पूरा प्रोसेस है, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल को डिग्रेड करने का, फिनिश करने का, इन सेल को काम करने का, तो एक तरीके का सेल डेथ ही ये कोज करती है, अपोप्टोसिस, नेचुरल सेल डेथ जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा सिक्रेटरी लाइसोसोम्स एक फंक्शन होता है जो जिससे लाइसोसोम को सिक्रेट करता है, तो मिलेनोसाइट्स यानी कि मिलेनिन के सिक्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है, और मास्ट सेल के सिक्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल जो लाइसोसोम है, सिक्रेटरी लाइसोसोम है, वो प्ले करता है। सेरोटोनिन के सिक्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंपोनेंट था आज का, जिसको मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से समझा। ये सब सेल के अंदर ही है। अब आप देखिए, सेल मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, और इसी सेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन करके ही पूरा होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। आप देखेंगे कि होम्योस्टेसिस का चैप्टर भी कहीं ना कहीं सेल के साथ ही रिलेट करता है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, बिकॉज एनर्जी प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक रोड शेप का स्ट्रक्चर होता है,
and it is concerned with the production of energy into the cell. मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में बाउंडेड होता है, outer membrane is smooth and enclosed the content of mitochondria. और इनर मेम्ब्रेन भी होती है इसकी, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर में होती है, जैसे सेल्फ का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। यानी कि बाहर से प्लेन सिंगल लाइनिंग है और अंदर की जो मेम्ब्रेन है इसकी, अंदर से वो फोल्डेड रहती है। ठीक है, जैसे ब्रेन में आप देखते हैं ऊपर से सिर्फ प्लेन है और अंदर ब्रेन जो है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में होता है। तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर में है, इनको क्रिस्टी बोलते हैं। और इन क्रिस्टी में ही कर्व साइकिल के थ्रू जो प्रोडक्शन है एनर्जी का वो होता है, बिकॉज क्रिस्टी कंटेन various type of enzymes and other protein based molecules जो इन्वॉल्व होते हैं या रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन में, सेल रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट रोल है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। रेस्पिरेशन क्योंकि क्रिस्टी के थ्रू हो रहा है, और एटीपी। लेकिन फिर भी अगर मैं लाइन वाइज या लाइंड करूं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, then the first and primary function of mitochondria is the production of energy. So it is called the powerhouse of the cell because it produces the energy required for cellular function. ठीक है, सेलुलर फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्रोड्यूस होती है। The energy is produced during oxidation, or you can say the digestion, after digestion of the food materials, especially कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। ये तीन इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। और जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्रिस्टी में रहते हैं, अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट एंजाइम होते हैं, उनके थ्रू ये एक तरीके से डाइजेस्टेड होते हैं और तब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हालांकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस ड्यूरिंग द दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, इसमें से पानी मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। लेकिन जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं तभी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। या उल्टा बोल सकते हैं, जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है सेल में, तभी वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक्सक्रिएट होते हैं, बाहर निकलते हैं, जिनको बाद में जो है बॉडी से बाहर एज ए वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस है, किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब में। पहला फंक्शन हो गया प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दूसरा फंक्शन हो गया सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब एटी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि वो छोटे छोटे पैकेट जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के थ्रू ही हमें एनर्जी का जो देते हैं, वो सब ये प्रोडक्शन भी या सिंथेसिस ऑफ एटीपी यही होता है। ठीक है, ये पूरा रेस्पिरेशन चेन में ही आता है। एटीपी मोलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू आउट द सेल फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। और जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेलुलर एक्टिविटी के टाइम पे, देन दीज एटीपी मोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड फंक्शन है एपोप्टोसिस, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन मेन जो बड़े फंक्शन है जो हम देखते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन और एटीपी का सिंथेसिस ही है।
एक मिनट, ये कोई मैसेज कर रहा था। चलिए, तो ये है दूसरा, एपोप्टोसिस है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी सेल डेथ का पार्ट है, लेकिन मेन फंक्शन वही दोनों है। इसके अलावा भी कुछ और फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के, जैसे कैल्शियम का स्टोरेज और डिटॉक्सिफिकेशन है, खासकर अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन जो लीवर सेल के थ्रू होता है, वो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। चलिए क्या, नाउ अब एक और कंपोनेंट है हमारा, प्रोक्सीसोम्स। मेम्ब्रेन लिमिटिंग वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी लाइसोसोम की तरह ही है, लेकिन लाइसोसोम की तरह इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच आउट नहीं किया जाता है। प्रोक्सीसोम कंटेन सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जैसे कैटालेज, यूरेट ऑक्सीडेज एंड डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, और ये ब्रेक डाउन करता है, फंक्शन की अगर बात करें, ब्रेक डाउन द फैटी एसिड डिफरेंट फंक्शन के थ्रू, बीटा ऑक्सीडेज फंक्शन उसको बोलते हैं, ये इसका मेजर फंक्शन है। और एक लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर में प्रोक्सीसोम्स लीवर सेल में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को डिग्रेड करता है। इसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का बड़ा काम है, और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये लीवर ही सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है, और लार्ज नंबर में प्रोक्सीसोम्स लीवर में ही प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। और S5 और C10 एंड S6, ये तीन इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो इस पूरे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। S5 C10 अपने लीवर के प्रोटोकॉल में भी था, और S6 जो एक्सक्रीटरी फंक्शन किडनी का इंक्रीज करके और जल्दी से चीजों को बाहर निकलता है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो है बहुत खराब टाइप का वेस्ट मटेरियल है, जो पॉइजनस मटेरियल और अल्कोहल से बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, फिर सेल में एंटर हो जाता है और गड़बड़ी जो शरीर में है वो पैदा करता है। जब भी हाइड्रोजन प्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है बॉडी में या सेल में, सेल ही करेगी, तभी प्रोक्सीसोम रप्चर्ड होता है, और ऑक्सीडेटिव एंजाइम तभी रिलीज होते हैं उसके, जो प्रोक्सीसोम में हैं, जो भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। कैटलेज, यूरेट ऑक्सीडेज, टी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, इस टाइप के जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होते हैं, एंड दीज एंजाइम डिस्ट्रॉय हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्रोक्सीसोम जो है वो प्ले करता है। हालांकि कुछ और एंजाइम्स भी हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड को डिग्रेड करने के लिए। इसके अलावा दूसरे फंक्शन देखें हम, तो ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो प्रोक्सीसोम है। लीवर में ग्लूकोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है फैट के थ्रू, उसको मैनेज करता है
एक्सलेट करता है, डिग्रेड करता है प्यूरिन को यूरिक एसिड में, प्रोटीन से प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है, उसको डिग्रेड करने का काम करता है। ये भी एक्सक्रीटरी फंक्शन ही है या डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन ही है। माइलिन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और बाइल एसिड के फॉर्मेशन में भी लीवर के थ्रू ये प्रोक्सीसोम इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना आप लोग। सेंट्रोसोम को पढ़ाने के बाद में फिर मैं आपको एक दो ऑर्गेनिल और पढ़ाऊंगा। देन हमें जो है फिर आज दो तीन और जो सिंपल डिजीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाद में सिस्टम वाइज भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल वो सिंपल डिजीज जो डेली प्रैक्टिस में आती हैं और जिनके लिए बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके प्रोटोकॉल में बता रहा हूँ। कुछ मैंने बता दिए, कुछ दो तीन डिजीज में आज बताऊंगा आपको। पहले इसको कंप्लीट कर लें। मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके समझा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये सब आ रहा होगा, खासकर क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं हमारे बीच में। कुछ लोग हैं भी, लेकिन हम सबको इक्वल कर देंगे इस क्लास के बाद। आप लोग देख लेना, सेल कंप्लीट होते ही सब इक्वल नॉलेज वाले हो जाएंगे। खासकर सेल के प्रोस्पेक्ट में सबको इक्वल नॉलेज ही रहेगी और होना भी चाहिए वही।